नमस्कार, मैं विज्ञान प्रकाश। सबसे पहले आपके बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स और फीडबैक दोनों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फरवरी के बाद ये दूसरा चरण है हमारी ओपिनियन पोल का। कल हमने जो राज्यों पर चर्चा की उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बहुत जल्दी से आपको इसका तरीका दोहरा दें, आंकड़े आपके सामने आना शुरू हो चुके हैं और तरीके के हिसाब से हम आपको बता दें ओपिनियन और एग्जिट पोल की सीरीज है। सैंपल साइज जो है वो 2 लाख से ऊपर है। लोकसभा सीटों का जो सर्वे है वो 350 से ज्यादा का है। इस फेज में 154 सीटें हैं, 46,571 लोग हैं जिनसे पूछा गया है। ये वोटर लिस्ट के, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं हर बार आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं। ये वोटर लिस्ट के लिए के जो है उससे लिए गए रैंडम सैंपल है, यानी कि ये वो नहीं है कि आपने घूमकर हर किसी से जानकारी हासिल कर ली। मार्जिन ऑफ एरर, भूल चूक की जो संभावना होती है वो ±2% है। जहां पर भी संभव हुआ है हमने महिलाओं से बात की है, उनकी राय जानने के लिए इंटरव्यू की नई टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया है। वोटों की गिनती का जो आधार है उसके 3 पुराने फॉर्मूला हैं, इन्हीं को अप्लाई किया गया है। जो स्थानीय रुझान होता है उस रीजन का, क्यूब लॉ और वोट किस तरह से बट रहे हैं, वोटों का बंटवारा क्या है, और ये सब कुछ हंसा रिसर्च ग्रुप ने किया है। अब आपको दिलचस्प तस्वीर जो अभी तक की है वो मैं आपको बताता हूं। अब तक जो राज्य हम आपको दिखा चुके हैं, अब देखिए महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, कर्नाटका, राजस्थान, और अब आप फर्क देखिए जरा सा, इसको इत्मीनान से समझिए। दिल्ली, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सीमांध्र, तेलंगाना, इतने राज्य हम आपको दिखा चुके हैं। जब हमने फरवरी में पोल किया था तो भारतीय जनता पार्टी का एनडीए का आंकड़ा था 145। हम अब जब मार्च में ये पोल कर रहे हैं ये बढ़कर 160 हो चुका है। तो बहुत ध्यान से इन चीजों को समझिएगा। ये 283 सीट का आंकड़ा है जो फरवरी में 145 था एनडीए के लिए, मार्च में 160 है। कांग्रेस के लिए 51 था फरवरी में, वो बढ़कर मार्च में 54 हुआ है। 3 सीटों का इजाफा है कांग्रेस के लिए। यहाँ पर अदर्स की जो स्थिति है वो घट रही है। अब इसको हम बहुत एक्सपर्ट्स हमारे साथ, हम एक्सप्लेन करते रहेंगे, समझाते रहेंगे आपको। वो 87 था, 87 था फरवरी में, लेकिन अब वो कम होकर 69 रह गया है। एक जो बड़ी बात है वो आपको समझा दूं कि 283 सीटों का मतलब ये है कि 283 सीटों में से 160 एनडीए का आंकड़ा इस वक्त बनकर आ रहा है। तकरीबन 260 सीटें और है बनाने के लिए। तो ये है हमारे ही ओपिनियन पोल की फरवरी और मार्च के बीच के बदलाव की तस्वीर। मैं तुलना नहीं कहूंगा क्योंकि जब आप वापस जाते हैं फील्ड में उन्हीं प्रश्नों को लेकर उसी मूड का वापस आकलन करने के लिए, तो समय के साथ तस्वीर बदलती है। तो एकदम क्लियर आपके इस वक्त स्क्रीन पर है कि फरवरी में ये तस्वीर 145 थी एनडीए के लिए, बढ़कर 160 है। कांग्रेस के लिए भी तरक्की है लेकिन महज 3 सीटों की, क्योंकि कांग्रेस की जो पूरी तस्वीर है वो एनडीए के बनिस्बत बहुत कमजोर नजर आती है। फटाफट आपको आज के हमारे खास पैनल से मिलाऊं। जीवीएल नरसिम्हा राव हमारे साथ आज वापस हैं, आलोक मेहता हमारे साथ आज वापस हैं, हमारे नए मेहमान नलिनी सिंह है। बहुत सालों से करीब से नलिनी ने तमाम इलेक्शंस देखे हैं, उसे एनालाइज किया है। विवेक कुमार है, एक सोशल साइंटिस्ट है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश की तस्वीर पर खास तौर पर विवेक से बात करेंगे। ओम थानवी साहब आज हमारे साथ वापस इस प्रोग्राम में है। गौतम लाहिरी है, पश्चिम बंगाल पर हम चर्चा करेंगे। गौतम लाहिरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर आशुतोष कुमार हैं, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट जो चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंजाब की तस्वीर पर हम चर्चा करेंगे। लोग कहते हैं बहुत दिलचस्प हो सकती है पंजाब की तस्वीर। सबसे पहले सीधे चलते हैं वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है ममता बनर्जी के लिए। अब आप देखिए पश्चिम बंगाल में 28 सीटें हैं तृणमूल कांग्रेस के लिए,
9 सीटों का उनको फायदा है। वामपंथी दलों की स्थिति में 9 सीटें हैं, 6 का उनको नुकसान है। कांग्रेस के लिए 5 सीटें हैं, 1 का कांग्रेस को नुकसान है। अन्य या बीजेपी की कोई तस्वीर नहीं बन पा रही है। वोटों का अगर आप प्रतिशत देखिए, 44% वोट अभी भी ममता बनर्जी के पास है और आप फर्क देख सकते हैं, तकरीबन 19% का फर्क है लेफ्ट और ममता बनर्जी के बीच में। कांग्रेस के पास 14% वोट है और भारतीय जनता पार्टी के पास भी 12% वोट है। ये दिलचस्प है क्योंकि वोटों का प्रतिशत और सीटें सीधी सीधी बात नहीं थी। अब आप ये देखिए, इस ग्राफ को देखिए और सबसे मैं इस पर रिएक्शन लूंगा। जब हमने अपना पहला पूर्वानुमान दिखाया था तो 32 सीटें थी 42 में से ममता बनर्जी के लिए। ये 4 सीटें कम होती नजर आती हैं ममता बनर्जी के लिए। जरा इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए। दूसरी बात यहां पर यह है कि लेफ्ट की वामपंथी दलों की स्थिति में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं है, लेकिन फरवरी से लेकर मार्च में पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की तस्वीर बेहतर हो रही है। हमने पिछली बार कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट दी थी, अब कांग्रेस 5 सीट की स्थिति में, यानी कि जो नुकसान ममता बनर्जी का बन रहा है वो कांग्रेस का फायदा है। अब ये तस्वीर और देखिए, क्योंकि वहां पर ममता बनर्जी सबसे बड़ा चेहरा है इस वक्त वहां की सियासत का। पुरुषों का समर्थन ममता बनर्जी की पार्टी के लिए 46% है, महिलाओं का समर्थन 41% है। लेफ्ट के लिए देख लिए, महिलाओं का समर्थन ज्यादा है, 29% है। महिलाओं का समर्थन कांग्रेस के लिए भी ज्यादा है, कांग्रेस के लिए भी पुरुषों के मुकाबले 16% है और बीजेपी के लिए पुरुषों का समर्थन कहीं ज्यादा है, 8%, सिर्फ महिलाओं का समर्थन। ये बड़ी दिलचस्प तस्वीर है। ममता बनर्जी चूंकि वहां पर अब एक और डिबेट, क्योंकि बहुत हो रहा है इस पूरे चुनाव में, युवा वोटर को आकर्षित करने की तस्वीर। इस ग्राफ को देखिए, जहां तक ममता बनर्जी का प्रश्न है, 50 साल की उम्र से ज्यादा लोग ममता बनर्जी की तरफ आकर्षित हैं बनिस्बत 18 से 22 साल वाले। ये दिलचस्प पॉइंट है, इसको जरा समझने की कोशिश करिए और यही तस्वीर है। गौतम लाहिरी, सबसे पहले आपसे शुरू करूंगा। ममता बनर्जी की स्थिति में हमारे हिसाब से फरवरी से मार्च के बीच में नुकसान का बदलाव है। हाँ, वो आपने जो बताया वो तो मैंने देखा, लेकिन बात यह है कि इसका सबसे बड़ी कारण जो है, कांग्रेस का स्थिति आपने बेहतर बताया। इसका कारण ये हो सकता है कि कांग्रेस मोटे तौर पे बंगाल पे, उत्तरी बंगाल में वो सीमित है। दक्षिण बंगाल में कांग्रेस का कोई जगह है ही नहीं। जो 6 सांसद अभी तक जीते हैं वो सारी नॉर्थ बंगाल का ही है। लेकिन नॉर्थ बंगाल का जो स्थिति है उसमें से ये आपने जो आंकड़ा दिखाया, इसमें मुझे ये शक हो रहा है कि शायद भाजपा जो 6% से 12% तक पहुंच गया है, हो सकता है कि नए कोई सीट दक्षिण बंगाल से शायद कांग्रेस को आ रहा है। लेकिन आपने जो कहा कि ममता की का क्यों कम, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप समझते हैं पश्चिम बंगाल को? पॉइंट बड़ा सीधा सा है, फरवरी से लेकर अब तक में अगर हम तुलना करें तो जो ममता बनर्जी का नुकसान है वो कांग्रेस का गेन बनता नजर आ रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है इतने कम समय में जो कांग्रेस किसी भी स्थिति में कोई नई बात लेकर आई हो पश्चिम बंगाल में। इसका आप क्या कारण मानते हैं? इसका कारण एक ही है कि कांग्रेस का स्थिति, कांग्रेस बंगाल पे जहां पे है वो जनरली माइनॉरिटी डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट में है, जहां पे 60% या 40% माइनॉरिटी वोट है। आज कुल मिला के देश में जो माइनॉरिटी का एक उलझान, उसका एक रिफ्लेक्शन हो सकता है। लेकिन मैं मानता हूं कि इसमें ममता बनर्जी को और भी जो सीट जो पहले आपने दिखाया था 32 सीट, वो जो अगर वो भाजपा के बढ़ने के कारण वो कम होती है, उससे लेफ्ट को फायदा होना चाहिए था, लेकिन ये फायदा हो रहा है कांग्रेस को। बिल्कुल सही पॉइंट है, ये बिल्कुल सही बोला। मैं एक कमेंट यहाँ पर जीवीएल करना चाहूंगा, ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि सही बात है जो गौतम लाहिरी बोल रहे हैं, मैं भी उससे इत्तेफाक रखता हूं कि हम लोग बहुत सियासत एनालाइज कर चुके हैं। कन्वेंशनल तरीके से ये लाभ लेफ्ट का होना चाहिए,
कांग्रेस का नहीं। और फिर भी आप कभी वोट प्रतिशत है वहां पर, मैं सीटों से उसका कोई लेना देना नहीं। जो 14% वोट आप दिखा रहे हैं कांग्रेस के लिए, 14% वोट पर सामान्य तौर पर एक भी सीट नहीं मिलती है। जैसा भाजपा को 12% वोट आपके अनुमान के मुताबिक 12% वोट मिल रहा है बंगाल में, और एक भी सीट आप कह रहे हैं एक भी सीट नहीं मिलेगी। पिछली बार तो 6 थी। एक या दो सीट एक या दो सीट मिल सकते हैं कम वोट शेयर पर भी। यदि आपका कोई हस्ती हो, बड़े आपको एक दो क्षेत्र में ऐसा मिल सकता है। 5 सीट कांग्रेस को मिलेंगे 14% के वोट के साथ। इसकी बिल्कुल ना की बराबर की संभावना है। उत्तर प्रदेश में 17 में 17% पर उसको 20 सीटें मिली थी। हाँ, तो अगर वेट आप उत्तर प्रदेश में अलग सीन है, ये उत्तर प्रदेश में तो वहां पर यूपी को समझते हैं, यूपी में किसी को 30%। पिछली बार भी 6 सीटें थी। नहीं, यहाँ 44% कॉन्सेंट्रेटेड है उनका। एक मिनट, मैं आम दर्शकों को बता दूं कि यही तो सारा क्या बोले अलजेब्रा अरिथमेटिक गणित सारा यही होता है, क्योंकि सही में वोटों का प्रतिशत थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे होने की वजह से अगर वहां की सियासत में क्या समीकरण बने हैं वो उस पर असर डाल देते। फिलहाल जो दिलचस्प तस्वीर है वो ये है कि पारंपरिक लेफ्ट के गढ़ में जिसे ममता बनर्जी ने हासिल किया, बदलाव अगर किसी का होता नजर आ रहा है तो हमारे अनुमान के हिसाब से कांग्रेस का होता नजर आ रहा है। आलोक मेहता, नलिनी सिंह, आप दोनों से क्विक कमेंट। नलिनी, क्या हो सकता है कांग्रेस के लिए थोड़ा सा गेम? आज ही इमाम बुखारी ने कहा है कि टीएमसी और कांग्रेस को मैं आने वाला था, क्योंकि एक बयान जो मुस्लिम वोट है वो जाना चाहिए। तो आज ही ये बयान आया है, लेकिन आपकी सर्वे तो आपने इसको उठाया क्योंकि ममता बनर्जी की तरफ से भी बोलने वाले तो मैं आपसे पर बड़ा रिएक्शन था। मैं आपसे कहती हूँ कि ये खैर आपकी जो सर्वे हुई वो तो आज के काफी दिन पहले हुई है, शायद क्या 3-4 दिन पहले खत्म हो गई होगी। हाँ, वो तो एक प्रोसेस होता है। तो हमने एक आखिरी तारीख अपने फरवरी के टेलीकास्ट की रखी थी, फिर मार्च में। क्या ममता बनर्जी के लिए कुछ खतरे की घंटी बजनी चाहिए कि वो इतना ज्यादा माइनॉरिटी वोट के बारे में कहती हैं, और आज इमाम बुखारी ने भी पुष्टि कर दी कि उनका वो बिल्कुल नेक नियत है उनकी माइनॉरिटी के प्रति। तो ये जो कांग्रेस की जा रही है सीटें जो आप दिखा रहे हैं 5 सीटें, और उनका टीएमसी का थोड़ा सा जैसे वोट बैंक खिसक रहा है, तो क्या ऐसा है 4 बढ़ती हैं कांग्रेस के लिए और 4 ममता बनर्जी के लिए कम होती है? तो क्या, क्योंकि ये जो कॉन्सेंट्रेटेड वोट है जरूर जो कहीं ना कहीं जा करके कांग्रेस टीएमसी के दुर्ग भेद रही है जो माइनॉरिटी वोट के हो सकते हैं। आलोक मेहता, बहुत जल्दी से जी। मुझे लगता है कल भी हमने वो जो बात की थी कि अल्पसंख्यक वोट तो आ ही रहा है। हाँ। और दूसरा, ममता से जो थोड़ा मोह भंग हो रहा है वो कांग्रेस का पुराना एरिया रहा है, इसलिए और लेफ्ट के प्रति बहुत लोगों में एक तरह से कहता है कि लोगों में मोह भंग हो चुका है, और लेफ्ट की तरफ जाने के बजाय वो पुराने जिसको कहते हैं जिस पर भरोसा कर सकते हैं, लोकल लेवल पर जहां जहां कांग्रेस का पुराना भी गढ़ रहा है, ये आप मानिए उसका असर है। माने आप देखिए कि जिस समय मैं आज भी याद करता हूँ राजीव गांधी जब वहां गए थे तो कैसे कहते हैं कि पूरा लाल सलाम की तरह से था। तो उस एरिया में आज भी यदि कहीं गुडविल एक अल्टरनेटिव की तरह देखेंगे तो कांग्रेस की तरफ वो देख सकता है। ये आपके सर्वे से पुष्टि होती है। ये कहीं पर, क्योंकि जब आप पूरी माहौल और स्थिति में देखें तो ऐसा नहीं कि कांग्रेस को कोई एक विकल्प के तौर पर, लेकिन राज्य स्पेसिफिक राज्य की तरफ देखें तो कांग्रेस अपनी स्थिति में बदलाव ला सकती है पश्चिम बंगाल में। देखिए अभी मैं राष्ट्रीय तस्वीर से उसकी कतई तुलना नहीं कर रहा हूं। नहीं, कांग्रेस ने थोड़ी स्थिति सुधारी है लेकिन बहुत मामूली, पर ममता ने अपनी स्थिति ज्यादा खराब की है। आप जो है एक वर्ग जो आपने बताया 50 साल, मतलब जो युवा वर्ग है वो युवा वर्ग जो है वो उनके हाथ से छिटक रहा है। जो शुरुआती आकर्षण था ममता बनर्जी का, तो वो उनके साथ था, उसने बहुत जोश खरोश के साथ, लेकिन वो जो पुराना तबका है उस तबके को उन्होंने अपने पास में अभी तक कायम रखा हुआ है, जो 45, 50, 60 साल की। जो आलोक मेहता कह रहे हैं कि हो सकता है फिर पुरानी सोच वाला हल्का सा इस माहौल को देखते हुए शिफ्ट कर जाए कांग्रेस के प्रति। थोड़ा ये भी है कि जो दिल्ली की रैली जो अन्ना हजारे के साथ हुई या ना उसमें हुई, उनका ना आना, वो रैली ममता बनर्जी के लिए फ्लॉप होना। दूसरा ये है कि बिमल गुरुंग
और उनकी पत्नी ने जो इनको समर्थन किया है, बेशक उनका जो भी वहां पर हो पकड़ उत्तर बंगाल में, लेकिन एक चीज ये है कि उन्होंने अपना साथ दे दिया है। तो ये सब चीजें मिला जुला करके ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पिक्चर भी आ रही है कि ये जो वोट शिफ्ट हो रहा है टीएमसी से कांग्रेस को, ये केवल माइनॉरिटी का हो रहा है, क्योंकि बाकी ये बहुत मुश्किल है इसको पता कर पाना। हम चलते एक और राज्य की तस्वीर की तरफ, ओडिशा। मैंने पिछली बार भी इस राज्य पर चर्चा करने से पहले कहा था एक लाइन नवीन पटनायक के बारे में, एक ऐसे नेता जो कतई भी आपको बहुत ज्यादा ना सुनाई पड़ते ना दिखाई पड़ते, लेकिन सियासी पकड़ ये अपने आप में एक बड़ा अलग है। सियासत का स्कूल नवीन पटनायक का सियासी पकड़ जबरदस्त है। आंकड़े आपके सामने, अभी भी बीजू जनता दल 21 में से 18 सीटें हासिल कर रही। जब आप इस तरह के आंकड़े देखते हैं तो औसतन आप ये समझ लिए कि ये 75% से 80% के बीच की परफॉर्मेंस है, जो कमाल की होती है। यहाँ पर बहुत सीनियर एनालिस्ट जर्नलिस्ट बैठे हैं, वो सब आपको बताएंगे। अभी भी 21 में से 18 सीटें बीजू जनता दल के लिए, और साथ में जो बड़ी बात आपको बता रहा हूं, सीटें बढ़ रही हैं। यानी कि आप एक राज्य में मुख्यमंत्री रहने के बावजूद, भले ही ये लोकसभा के चुनाव हो, आप एंटी इनकम्बेंसी को, अपनी सरकार के खिलाफ होने वाले मूड को आप तकरीबन नेगेट कर दे रहे हैं, नजरअंदाज कर दे रहे हैं। तो ये बहुत कमाल की चीज होती है। यकीन मानिए ये बहुत आसान नहीं है सियासत में। वोट शेयर में भी देखिए 45% आज भी नवीन पटनायक के लिए, और 8% का इजाफा, 3% का नुकसान कांग्रेस के लिए और 2% का नुकसान बीजेपी के लिए। ये छोटा अचीवमेंट नहीं है। अब आप देखिए, हमने जब फरवरी में अपना पहला ओपिनियन पोल के माध्यम से अपनी बात रखी थी, 17 सीटें थी नवीन पटनायक के लिए। फिलहाल वो बढ़कर 18 हो रही है। एक सीट बढ़ रही है एक महीने में, कम नहीं हो रही है। कांग्रेस के लिए स्थिति बराबरी की। एक अलग किस्म का स्कूल है जो मैं मानता हूं नवीन पटनायक रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये भी देखिए, महिला वोटर्स का जो बीजेडी नवीन पटनायक को समर्थन है वो 49% है, 41% की बनिस्बत जो कि पुरुष वोटर्स का उसको समर्थन है। कांग्रेस का उसी फ्रंट पे वोटर गिरता है 26% पे 32% से, यानी कि कांग्रेस को पुरुष ज्यादा पसंद करते हैं महिलाओं के बनिस्बत। अब आप तस्वीर देख रहे हैं यहां पर, ये हम लोग आपको एक हाँ, इसको पहले देखते रहिए इस ग्राफिक्स को, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपको एकदम से क्यों दिखा रहा हूं। आप सोच रहे होंगे कि उड़ीसा पर चर्चा करते हुए ये चेहरे कहां से आ गए। मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों मैं दिखा रहा हूं, क्योंकि मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, ये नवीन पटनायक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स, जहां पर नरेंद्र मोदी हैं, बहुत सारे बड़े चेहरे हैं, नेता हैं। नवीन पटनायक उतने दिखते और नजर नहीं आते हैं, लेकिन आप देखिए चौथे नंबर पर यहां पर नवीन पटनायक नजर आ रहे हैं। इनमें से बाकी कहीं ज्यादा चर्चित चेहरे हैं, उन पर बातचीत, विवाद, लोकप्रियता, अलोकप्रियता सबको देखते हुए मुझे थोड़ा सा उस स्कूल से कोई करीब नजर आता है। इस ग्राफिक्स में तो शिवराज सिंह चौहान है, वो भी बड़ी शांति से अपना काम करते हैं। तो ये देखिए, और नंबर 1 नीतीश कुमार हैं, जो चुनाव के हिसाब से बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं। इसी अब आप समझे कि मैं ये ग्राफिक आपको क्यों दिखा रहा था। ये बहुत दिलचस्प है। विवेक कुमार, फटाक से आपकी ओपिनियन लेना चाहूंगा। आप एक समाजशास्त्री हैं कि एक अलग किस्म का स्कूल है नवीन पटनायक का। एक पॉइंट जो मैंने रखा कि आप राज्य में काबिज हैं और ताकत से काबिज हैं, फिर भी आपको राष्ट्र के चुनाव में कोई उसका नुकसान नहीं पड़ रहा है, आप गेन कर रहे हैं, लूज नहीं कर रहे हैं कुछ। आपकी बात में अगर समाजशास्त्रीय अध्ययन जोड़ दिया जाए तो मैं कहूंगा कि वो एक तरह से लकी भी हैं, क्योंकि वहां पर किसी भी प्रकार का सामाजिक आंदोलन अभी तक नहीं दिखाई देता। न दलित वहां उद्वेलित हैं और ना ही वहां पर ट्राइबल उद्वेलित हैं। अगर वो है कुछ वहां पर आंदोलन तो वह है इकोलॉजी का आंदोलन, जो डिस्प्लेसमेंट में तो दिखाई पड़ता है। और इसलिए जो भी वो बोलते हैं, जो भी वो कहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो मतलब तब्दील करने का रेट है
वो ज्यादा अधिक दिखाई पड़ता है, इफेक्टिविटी ऑफ गवर्नेंस। और तनवीर साहब, हमने बहुत साल ये सब आकलन किया है, ये फैक्ट है कि ये बहुत मुश्किल तस्वीर है, इसको हासिल करना और उसके बाद सस्टेन करके बना कर रखना, ये आसान तस्वीर नहीं होती कि आप राज्य भी आपकी पकड़ में रहे और वही प्रबलता से लोकसभा का चुनाव भी आपकी पकड़ में रहे। ये देखिए, एक तो छवि अच्छी है, अपने राज्य में उस व्यक्ति की छवि ईमानदार आदमी की और काम करने वाले व्यक्ति की छवि है, एक बात। दूसरी बात ये कि वहाँ विपक्ष कांग्रेस के अलावा तो कोई है ही नहीं। कांग्रेस की तो स्थिति आप जानते हैं, दिल्ली से लेकर के उड़ीसा तक कहीं पर भी कांग्रेस का जो है वो कोई बहुत असर बड़ा नहीं है, घटाई है। लेकिन वहाँ पर सिर्फ एक कम्युनिस्ट पार्टी जिसके 2% उनका एक आधार है, एक उनको सीट मिलती है। लेकिन उसके अलावा विपक्ष जो है तो कांग्रेस है। अगर कांग्रेस वहां पे विपक्ष है तो उसका लाभ जो है विजय पटनायक 40 सेकंड जीवीएल, इस बात का दर्द कि आप लोग नवीन पटनायक से रिश्ता नहीं निभा पाए। एक्चुअली नवीन पटनायक एनडीए के साथ रहते, आज एनडीए काफी मजबूत होता और उनका पॉपुलैरिटी आज भी बता दें कि आपका साथ छोड़ने पर कोई नीतीश कुमार की तरह नवीन पटनायक का नुकसान होता नहीं दिखाई पड़ रहा है। आपकी धज्जियां उड़ गई उड़ीसा में, पर नवीन पटनायक बहुत ताकतवर है। नीतीश कुमार जी ने भी नवीन पटनायक का गेम खेलने की, उनकी तरह रणनीति करने की कोशिश की और मैं आपके असेसमेंट से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं, क्योंकि ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जब मुख्यमंत्री पूरे राज्य में बहुत पॉपुलर हो और वो वोटों में तब्दील ना हो। इसका मुझे कोई दूसरा उदाहरण दे इस देश में, मुझे नहीं लगता है। कहीं ना कहीं ओवर असेसमेंट है, ओवर रेटेड है। आप याद करें, आज शरद पवार को याद करें। आप तो महाराज को जितनी जानते, शरद पवार राज्य में थे लेकिन उनका उस तरह से उसका प्रभाव नहीं पड़ता था। उड़ीसा के बारे में मैं सिर्फ कहना चाहती हूँ कि बिज्जू पटनायक का जो विशाल एकदम विराट नाम था वो अभी तक नवीन पटनायक के साथ चल रहा है। अगर आप उड़ीसा जाएं तो लोग अभी भी बिज्जू पटनायक को याद करके वोट देते हैं, ये याद रहे। दूसरी बात है कि देखिए, बीजेडी ने बहुत से राजवाड़ों को भी अभी तक, जो पुराने राजवाड़े थे, उनको टिकट देते हैं, क्योंकि कहा यह जाता है कि बिज्जू पटनायक से बड़ा कौन था, यानी कि एक किस्म से जो हैसियत उनकी थी वो राजवाड़ों की किस्म से थी। तीसरी बात मैं कह रही हूँ, जो पटकनी दी नवीन पटनायक ने प्यारे मोहन मोहंती को, जो पहली बार जो वहाँ उनका विरोध हुआ, विद्रोह एक किस्म से करना, और वो प्यारे मोहन मोहंती को पटकनी ऐसी दी कि वो अपना सर ना उठा पाए दोबारा, तो इससे बहुत पैठ बन गई, पॉलिटिकली बहुत पैठ बन गई। और जो कांग्रेस ने जगदीश टाइटलर और गुलाम नबी आजाद के हाथों सौंपा हुआ था उड़ीसा, तो आप देख लीजिए वही हाल। चंदन मित्रा बीजेपी की तरफ से बात करने के लिए गए थे। मैं जाते जाते 20 सेकंड में एक छोटी सी आपको कहानी बता दूं। मुझे अच्छी तरह से याद है उस समय जब मेरी आंखों के सामने इस दल का गठन हुआ था, बीजू जनता दल। और आपको ये भी बता दूं कि इसका गठन करने वाले कई लोग थे, कई नेता थे, उसके डिटेल्स में आज जाने की आवश्यकता नहीं है, बट नवीन पटनायक उसमें से नहीं थे। नवीन पटनायक बाद में आए, पकड़ बनाई और आहिस्ता आहिस्ता जिन लोगों ने मिलकर बीजू जनता दल उस समय बनाई थी, उन सबको समाप्त कर दिया। वक्त हमारे लिए क्या ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, कुछ नए राज्यों की तस्वीर के साथ मैं आ रहा हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद।